नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं राहुल गौड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। 12th क्लास केमिस्ट्री मेरे द्वारा शुरू की गई है और 12th क्लास केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो आपकी नई बुक में आपको देखने को मिलेगा, उस चैप्टर नंबर 6 का नाम जो है वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसे अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में अपन इंट्रो कर चुके हैं, उनके बारे में क्लासिफिकेशन की बात अपन कर चुके हैं, उनकी जो अपन प्रिपरेशन होती है हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं ये बात भी अपन कर चुके हैं। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, अपनी आज की जो वीडियो होने वाली है वो हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होने वाली है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बातें करने वाले हैं आज। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हेलो एल्केन की, वो आप कहोगे कि सर आप हमारा जो प्योर एल्किल हैलाइड जो होते हैं, प्योर एल्किल जो हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी हम कहने वाले हैं सर हमारे प्योर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे कलरलेस, यानी इसे अपन कहते हैं रंगहीन। यानी आपका जो प्योर एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता। बट क्या कि आपके जो ब्रोमाइड होते हैं, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, आपके जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, जब इनको अपन लाइट में रखते हैं, किस में रखते हैं आप? लाइट में। क्या करते हैं आप? एक्सपोज करते हैं इन लाइट, एक्सपोज इन लाइट। जब आप इनको लाइट में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब आप इन्हें लाइट में खुला छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये कलर्ड हो जाता है, यानी इनमें क्या होता है? कलर डेवलप हो जाता है, यानी ये कलर शो करने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो है यहाँ पे आयोडीन में कलर होता है। जब आप इसको लाइट में रख दोगे तो इसका जो कलर है वो पर्पल हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है इसका? पर्पल कलर अपने को देखने को मिलता है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी यही है। सेकंड, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसकी बात करें तो अपन बताना चाहेंगे, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैनी वॉलेटाइल एल्किल हैलाइड जो होते हैं या अपन के हेलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी यदि मैं बात करूं आपके सामने तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनकी एक स्मेल होती है, ये होती है अपनी स्वीट स्मेल। कौन सी स्मेल होती है इनकी? स्वीट स्मेल। इनकी स्मेल जो है इसको अपन कहते हैं मीठी, मृदु गंध, है ना, मृदु सुगंध बोल सकते हैं इसको। तो ये कैसे होती है? मृदु सुगंध होती है, मृदु गंध इसमें पाई जाती है जो अच्छी लगती है सुनने में, आपको मजा आएगा सुनने में। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें कि तीसरा पॉइंट जो होने वाला है इसका, वो अपन कहेंगे कि इसके जो लोअर मेंबर होते हैं, जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि मैंने कहा CH3Cl ले लिया मैंने, या CH3Br ले लिया मैंने, या फिर मैं C2H5Cl ले लूं। यानी लोअर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, हेलोजन ग्रुप कंपाउंड्स के जो लोअर मेंबर होते हैं, जैसे अपन और बात करना चाहें तो अपन क्लोरोमेथेन की बात कर सकते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोमेथेन है, ये सभी जो कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर? रूम के टेम्परेचर पर ये सभी गैसियस स्टेट में मिलते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पर। यानी हेलो एल्केन के जो लोअर मेंबर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यदि अपन हायर मेंबर्स की बात करें, अपन बात करें हायर मेंबर की, इनके जो हायर मेंबर होते हैं वो रूम टेम्परेचर या तो लिक्विड फेज में पाए जाएंगे, या तो आपको लिक्विड अवस्था में दिखाई देंगे, या फिर आपको ये दिखाई देंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये हमने बात की, या तो आपको ये लिक्विड स्टेट में दिखाई देंगे या फिर आपको ये सॉलिड स्टेट में दिखाई देते हैं। फिर अगली बात करें अपन फोर्थ नंबर पे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जो एल्किल हैलाइड होते हैं, अपने जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जर्नली कैसे होते हैं? जर्नली होते हैं ये पोलर। तो ये बात अपन ने याद करो, जब अपन एल्किल हैलाइड के CX बॉन्ड एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर पढ़ रहे थे
तब भी अपने बात करी थी कि जो अपने एल्केन हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। अब ये भी आपको याद आ गया होगा, ये जो रीजन होता था पोलर होने का, वो रीजन होता था ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी विद्युत ऋणात्मकता में काफी अधिक डिफरेंस होने के कारण आपके हेलोजन पे तो बनता था माइनस और आपके कार्बन में बनता था प्लस, यानी एक प्लस बन गया, पार्शियली प्लस और पार्शियली माइनस, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश बनता था। तभी हमने कहा था कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। ये बात भी ठीक है। अगली बात करते हैं कि आपके जो हेलो एल्केन होते हैं इनके बीच में पाया जाता है स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, आपके जो हेलो एल्केन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। अब हम इसका रीजन भी देना चाहते हैं। ये रीजन होता है ड्यू टू हाई पोलरिटी एंड मोलिकुलर मास। यानी क्या होता है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। उसका रीजन अपन ने अभी बात करी, उसका रीजन होता है कि इनके बीच में एक तो हाई पोलरिटी पाई जाती है, आप कह सकते हो ग्रेट पोलरिटी होती है, ध्रुवणता काफी अधिक होती है, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी काफी अधिक होता है, जिसके कारण इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो ये डाइपोल डाइपोल हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर ये अपना वांडरवाल हो सकता है। ठीक है, ये अपना कौन सकता है, वांडरवाल हो सकता है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली बात करें तो मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक बार इसको रफ करूंगा से पहले, इसमें एक बार और बात बताऊंगा इसके बारे में। हमने कहा कि प्योर एल्केन हैलाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन आपके जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं जब उनको लाइट में रखा जाता है, डेवलप किया एक्सपोज किया जाता है इन लाइट, देन इनका जो कलर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, कलर डेवलप यहाँ पे हो जाता है। लेकिन आप वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो इनमें स्वीट स्मेल पाई जाती है। अगली बात, आपके जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होते हैं, और आपके जो हायर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें आप यदि रूम टेम्परेचर पर देखो तो ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात भी हमारे पास में आ गई। फिर हमने कहा कि जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, जनरली ये कैसे होते हैं, आपके पोलर होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हेलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं इनके बिटवीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो डाइपोल डाइपोल हो सकता है या वांडरवाल हो सकता है। ठीक है, और इसका जो रीजन दिया हमने, उसका रीजन था कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, हाई पोलरिटी पाई जाती है, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी इनका काफी हाई होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई देखने को मिलता है। ये बात अपन ने अभी तक की। इसके बाद अपन एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, जिसका मैंने आपको अभी बताया, नंबर चला था 6, जिसमें अपन ने कहा था कि अलग प्रॉपर्टी कौन सी अपनी, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में क्वथनांक। क्या बोलते हैं हिंदी में आप, क्वथनांक। इसकी बात करें तो क्वथनांक की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं एल्केन, मैंने क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, और जब मैं इस कंपाउंड को देखता हूं डाउन द ग्रुप, जैसे इसमें डाउन नीचे की तरफ आता हूं तो मैंने देखा कि इसमें आप जब इसको देखते हो तो हम कहेंगे सर यहां जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है, क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी बात ठीक है।
और यहां पर आप जब वान डेर वाल मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स की बात करें हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स की अपन यदि बात करें तो वो भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स जो है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और जब ये सब कुछ बढ़ रहा है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिक हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। इन आइसोमेरिक, आप हेलो एल्केन भी बोल सकते हो और हेलोजन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स के बारे में। आइसोमेरिक से आप समझ पा रहे होंगे, हम आइसोमेरिक जो स्ट्रक्चर होती हैं, आइसोमेरिक जो स्ट्रक्चर होती हैं उनके बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, एक सिंपली मैंने यहाँ पे लिया है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या किया है मैंने, नॉर्मल ब्यूटेन लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका एक आइसोफॉर्म ले लेता हूँ। कौन सा फॉर्म ले लिया मैंने, आइसोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी ब्रांचिंग इंक्रीज कर देता हूँ। कार्बन पर जो ब्रांचिंग है वो मैंने बढ़ा दी है। जब मैं तीनों के केस में बात करता हूँ, इन तीनों का जब मैं बॉइलिंग पॉइंट देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि अप टू डाउन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब ये कैसे आप कहोगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तब तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन यदि आपकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही अब आप सोचोगे सर ब्रांचिंग इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो आप सब जानते हो कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया, यहाँ पर आपका जो सरफेस एरिया है, जो आपकी स्ट्रक्चर है उनमें आप जैसे नीचे देखोगे तो उनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होने के साथ ही हम ये देख सकते हैं कि सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होने लग जाती है, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम और ब्रांचिंग इंक्रीज और अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना एक अगला पॉइंट है डेंसिटी। इसका एक अगला पॉइंट है वो है आपका डेंसिटी। डेंसिटी के केस में क्या होता है, जब आप हेलोजन डेरिवेटिव्स को देखते हो, हेलोजन डेरिवेटिव्स को देखते हो तो इसकी डेंसिटी जब आप देखते हो तो आपका जो हेलो एल्केन होते हैं, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो हैवियर देन वाटर, यानी वाटर से भी भारी होते हैं, पानी से भी ज़्यादा भारी होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और आप ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी, जब आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपके जो कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होता है तो कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज हो जाए, या फिर आपके हेलोजन जो एटम है ये इनका नंबर इंक्रीज हो जाए, या फिर आपका जो मॉलिक्यूलर मास है जब ये इंक्रीज होते हैं तो इनके साथ ही आपकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हो डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ हेलोजन एटम या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो इन सब के साथ आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको देखने को आपको मिलती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जिसे आप कहते हो विलेयता। जब आप हेलोजन कंपाउंड्स को, जब आप हेलोजन्स कंपाउंड्स, आपके जो हेलोजन्स कंपाउंड है उन हेलोजन कंपाउंड्स को जब आप
किस में डालते हैं? वाटर में। तो ये होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, यानी आप कह सकते हो कि ये क्या होते हैं अपने आंशिक विलेय, यानी ये वाटर में काफी कम घुलते हैं, आंशिक विलेय होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं और जो अपना वाटर है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन जो होता है, इंट्रामोलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है। जब ये अट्रैक्शन ही वीक है तो वीक होने के साथ ही यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होती है वाटर में? स्लाइट सॉल्युबल होता है, यानी कम विलेयता पाई जाती है। लेकिन यदि मैं इन्हीं हेलोजेंस कंपाउंड्स को यदि मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दूं, किस में डाल दूं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि मैं बता दूं, जैसे फिनॉल है अपने, ठीक है, इथर है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि मैं हेलोजेंस कंपाउंड्स को डालता हूं तो ये काफ़ी अच्छे सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? आपके सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इनका जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इनका जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसी कारण अपन कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होते। ये सभी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, ये सभी 7 जो प्रॉपर्टियां आपने बताई हैं, ये सभी हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टियां हैं जिनको आपने देखा भी होगा बुक्स में। और बाकी अपना जो अगला टॉपिक है वो होगा अपना केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी बात अपन अगली वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।